वालेकुम, वेलकम टू लर्न विथ DQS। आज हमारा तीसरा लेक्चर है गैसियस एक्सचेंज चैप्टर का। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स, और उससे पिछले उससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स में हमने पढ़ा था एक होता है फोटोसिंथेसिस और दूसरा होता है रेस्पिरेशन। और एनिमल्स में हमने सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन पढ़ा था। रेस्पिरेशन में एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट करते हैं, जिसमें क्या होता है कि वो ग्लूकोज ऑक्सीडेशन करते हैं, जो कि ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है। और टूटने के बाद हम इस प्रोसेस को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म हमने कहा था एक प्रोसेस है जिसमें दो बड़े मॉलिक्यूल टूटकर एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज एनिमल, उसी में सिर्फ और सिर्फ हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था। और उसके बाद हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी मीडियम। ठीक है, रेस्पिरेटरी मीडियम मैंने आपको बताया था कि ये हमारे सराउंडिंग में जो भी मीडियम जिससे हम ऑक्सीजन ले सकें और कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट कर सकें, उसे हम रेस्पिरेटरी मीडियम कहते हैं। अब एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस, वो हवा में ऑक्सीजन नहीं ले सकते, तो उनका रेस्पिरेटरी मीडियम क्या हो गया? पानी हो गया। और हम टेरेस्ट्रियल एनिमल, हम पानी में हवा नहीं ले सकते, ऑक्सीजन नहीं ले सकते, तो फिर हमारा रेस्पिरेटरी मीडियम हवा हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस ये एरिया होता है जहाँ ऑक्सीजन फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू कनेक्टिव टिश्यू यानी ब्लड में एक्सचेंज होती है। इंसानों के अंदर हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस लंग्स के अंदर एल्वेलाई होता है। और हमने आपको बताया था कि कुछ एनिमल्स लाइक फ्रॉग, उनका रेस्पिरेटरी सरफेस उनकी स्किन भी होता है। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी बताया था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है लाइक प्रोटोजोआ, उनका रेस्पिरेटरी सरफेस उनका रेस्पिरेटरी सरफेस उनकी मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस पढ़ी थी, जिसमें चार प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। पहली प्रॉपर्टी थी रेस्पिरेटरी सरफेस को थिन होना चाहिए, और उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी ये थी कि उसे वेट होना चाहिए। अब थिन क्यों? ताकि ऑक्सीजन इजीली पास हो सके, और वेट यानी गीला होना चाहिए ताकि ऑक्सीजन और या कार्बन डाइऑक्साइड को पास होने में डिफिकल्टी फील ना हो। और उसी के बाद हमने तीसरी प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि वो परमिएबल टू गैसेस होने चाहिए। और चौथी प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि रेस्पिरेटरी सरफेस का जो एरिया है, यानी हमारे एल्वेलाई का जो एरिया है, वो भी हाई होना चाहिए। और उसके बाद रेस्पिरेशन और कैटाबॉलिज्म, ये तो मैंने आपको दोनों बता दिए। इसके बाद आज हमारा लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन टू गैसेस एक्सचेंज इन एनिमल्स। सॉरी, एनिमल्स नहीं, आज ह्यूमन में होगा, क्योंकि एनिमल्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज इज अ वाइटल प्रोसेस इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैंने आपको कल भी बताया था कि गैसियस एक्सचेंज वाइटल यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके बगैर इंसान हो सकता है एक्सपायर भी हो सकता है। ये क्यों वाइटल है, यानी क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि रेस्पिरेशन यानी ग्लूकोज ऑक्सीडेशन एक कंपल्सरी प्रोसेस है, जिसके लिए हमें जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो एक कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द बॉडी एंड द एनवायरनमेंट। गैसियस एक्सचेंज में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है बॉडी से एनवायरनमेंट में, इसीलिए ये एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलिए देखते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लंग्स, एयरवे एंड एल्वेलाई। अब रेस्पिरेटरी जो हमारा सिस्टम है, इसमें जो मेन चीज है वो है हमारे लंग्स। हमारे ह्यूमन बॉडी में पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, यानी 2 लंग्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद है एयरवे। एयरवे ये भी हम एक पूरा ही टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे। एयरवे में होता है पहला हमारा नेजल कैविटी यानी नोज। उसके बाद इसमें फेरिंक्स आ जाता है, फिर इसमें लेरिंक्स आ जाता है, उसके बाद इसमें ट्रेकिया आ जाता है, ये पूरा सॉरी, उसके बाद ब्रोंकाई आ जाता है। उसके बाद इसमें ये 2 शाखें ब्रोंकाई आगे चलकर, जिन्हें हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, ये बन जाते हैं। ये पूरा का पूरा एक एयरवे है, इसको भी आगे चलकर हम पूरा एक डिस्कस करते हैं। लंग्स आर पेयर्ड ऑर्गन लोकेटेड विद इन द थोरेसिक कैविटी। लंग्स ये मैंने आपको बताया कि पेयर्ड ऑर्गन होते हैं, यानी ह्यूमन में एक जोड़े की शक्ल में पाए जाते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर गैस एक्सचेंज। अब जो हम ऑक्सीजन लेते हैं मुंह से या नाक से, वो पूरे एयरवे से होती हुई सीधा लंग्स के पास जाती है।
तो फिर लंग्स ही रिस्पॉन्सिबल हुए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के। उसके बाद एयरवेज इंक्लूड नॉस्ट्रल, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। मैंने आपको बताया एयरवे में नॉस्ट्रल होता है और ट्रेकिया भी होता है और फेरेंस लेरेंस ये भी होते हैं। इसके बाद ब्रोंकाई भी होता है और ब्रोंक्यूल्स भी होते हैं। और एयरवे यहाँ खत्म हो रहा है। एयरवे फैसिलिटेट करता है पैसेज ऑफ एयर, ठीक है। उसके बाद एल्वेलाई आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर वेयर गैसेस एक्सचेंज अकर। मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेटरी सरफेस में गैस एक्सचेंज होती है फ्रॉम लंग्स टू ब्लड इन ह्यूमंस, ठीक है। रेस्पिरेटरी सरफेस यही हमारे एल्वेलाई होते हैं। आगे चलकर इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। लंग्स आर सॉफ्ट, स्पंजी एंड पिंकिश इन कलर। लंग्स जो है ना वो हमारे सॉफ्ट हैं। अगर ये सॉफ्ट ना होते और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स अच्छी तरह ना होते तो ऑक्सीजन ना इनमें आ सकती थी, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड इनसे बाहर निकल सकता था। और ये कवर्ड होते हैं चारों तरफ एक मेम्ब्रेन से, जिसे हम कहते हैं पिल्यूरल मेम्ब्रेन। अब पिल्यूरल मेम्ब्रेन का काम ये होता है कि वो इसे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। लुब्रिकेशन मतलब फ्रिक्शन कम करना, ठीक है। और जब इंसान ब्रीथिंग करता है तो ज़ाहिर है इसके बाहर मसल होते हैं जिन्हें हम इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं और रिब्स भी होते हैं। तो उन्हीं से ही लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना प्लूरल मेम्ब्रेन का काम होता है। लंग्स आर लोकेटेड विद इन थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी हम कहते हैं सीने को, ठीक है। लंग्स सीने के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद अटैच टू बोनी केज फॉर्म्ड बाय स्टर्नम। स्टर्नम यहाँ एक एक हड्डी होती है जिसे हम स्टर्नम कहते हैं। ये लंग्स से अटैच होती है और दोनों साइड से यहाँ से भी रिब्स अटैच होती हैं और इस साइड से भी रिब्स, और नीचे से एक पार्टीशन होती है एब्डोमेन और थोरेसिक कैविटी में जिसे हम डायाफ्राम कहते हैं, ठीक है। इन तीनों से लंग्स अटैच्ड होते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे एल्वेलाई। एल्वेलाई मैंने आपको पीछे बताया कि ये रेस्पिरेटरी सरफेस है इन ह्यूमन लंग्स और इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। ये हैं छोटे छोटे एयर सैक जिन्हें हम एल्वेलाई कहते हैं। एल्वेलाई आर रेस्पिरेटरी सरफेस वेयर गैसेस एक्सचेंज अकर। एल्वेलाई आर टाइनी यानी छोटे से पाउच लाइक स्ट्रक्चर। अब ये छोटे छोटे आप देख रहे हैं गुच्छों में हैं क्योंकि इनको सरफेस एरिया बढ़ाना है। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो सरफेस एरिया, सॉरी, जो हमने पढ़ा था, एक टॉपिक हमने पीछे पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ, एक मिनट, प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। जी, इसी में हमने पढ़ा था कि इसे थिन होना चाहिए रेस्पिरेटरी सरफेस को, और उसके बाद वेट भी होना चाहिए और परमिएबल टू गैसेस भी होना चाहिए। उसके बाद इसकी एक और प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी कि इसका सरफेस एरिया हाई होना चाहिए, ठीक है। तो ये रेस्पिरेटरी सरफेस है हमारे एल्वेलाई। तो इनकी चारों प्रॉपर्टीज, इनकी जो वाल है वो सिंगल लेयर्ड है, ठीक है। तो ये थिन भी हुई और उसके बाद वेट भी होती है यानी गीली भी होती है। उसके बाद ये गुच्छों के शक्ल में पाए जाते हैं तो इसीलिए इनका सरफेस एरिया हाई भी होता है। और ये सिंगल लेयर है इसीलिए गैसेस परमिएबल भी है। दे आर सराउंडेड बाय डेंस कैपिलरी नेटवर्क। अब ये देख रहे हैं ना आप, ये कैपिलरी नेटवर्क है एल्वेलाई के अराउंड। अब क्या होता है कि जैसी गैसेस लंग्स के अंदर आती है तो यहाँ पर कैपिलरीज के गुच्छे होते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी सरफेस है यानी एल्वेलाई। यहाँ से सीधा फर्ज कर लें ये एक एल्वेलाई है और ये एक हमारी कैपिलरी है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कांटेक्ट हैं, सिंगल लेयर्ड वॉल है बीच में, तो ऑक्सीजन डायरेक्ट यहाँ आ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी से एल्वेलाई की तरफ वापस चली जाती है, ठीक है। उसके बाद इनेबलिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद द ब्लड। डेंस कैपिलरीज का यही फायदा होता है कि गैसेस एक्सचेंज इजीली हो जाती है। एल्वेलाई सर्व एज द प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज गैसेस इन द लंग्स। मैंने आपको बताया रेस्पिरेटरी सरफेस वाहिद जगह होती है जहाँ गैसेस एक्सचेंज होती है लंग्स में, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे एयर पैसेज वे। मैंने आपको पीछे में बताया था, आगे चलकर हम एयर पैसेज वे पढ़ेंगे। एयर पैसेज वे लीड एयर टू द लंग्स। अब माउथ या नॉस्ट्रल से हम जैसे ही एयर लेते हैं ऑक्सीजन तो वो सीधी एयर पैसेज वे से होती हुई लंग्स की तरफ जाती है। अब एयर पैसेज वे किस किस चीज़ की बना होता है? इसमें पहले पहले नॉस्ट्रल्स यानी नोज आ जाता है और उसके बाद ट्रेकिया आ जाता है
और बीच में भी आता है फेरेंक्स, लेरेंक्स, लेकिन उनको इतना जिक्र नहीं किया जाता। ट्रेकिया के बाद इसमें क्या आता है, ब्रोंकाई, ये जो हिस्सा है लंग के थोड़ा सा ऊपर, इसे हम ब्रोंकाई कहते हैं, और ये दो शाखों में टूट जाता है, डिवाइड हो जाता है, जिन्हें हम ब्रोंक्यूल कहते हैं। ठीक है, ब्रोंक्यूल, और ब्रोंक्यूल तक ही हमारा एयर पैसेज वे चलता है। अब यहाँ भी लिखा है नंबर 1 नेजल कैविटी, और नंबर 2 फेरेंक्स, नंबर 3 लेरेंक्स, नंबर 4 ट्रेकिया, और नंबर 5 ब्रोंकाई। यहाँ ब्रोंकाई तक हमारा एयर पैसेजवे चलता है, और ब्रोंक्यूल्स भी यहाँ, लेकिन ब्रोंक्यूल्स नहीं लिखा। तो म्यूकस सीक्रेटिंग ciliated cell trap and remove dust and germs from the incoming air। यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं जो कि सीलिएटेड होते हैं, यानी बालों की तरह, और उनमें म्यूकस भी अंदर अंदर लगा होता है। इनका फ़ायदा ये होता है कि जर्म्स या डस्ट पार्टिकल वो ये ट्रैप कर लेते हैं। कभी कभी हमें खांसी भी आती है, उसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो सारे डस्ट पार्टिकल हैं ये वापस निकल आते हैं। रिच ब्लड कैपिलरीज इन द एयर पैसेज वार्म द इनकमिंग एयर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि रिच ब्लड कैपिलरी इन एयर पैसेज, ये पूरा जो एयर पैसेज है यहाँ से फेरेंक्स, लेरेंक्स, इनमें बहुत सी आसपास ब्लड कैपिलरीज। आपको पता है ब्लड गर्म होता है, वार्म होता है, तो इससे क्या होता है, जो बाहर से हवा आती है ना, वो ब्लड से कांटेक्ट में आकर ब्लड हवा ले नहीं सकता यहाँ से, क्योंकि यहाँ रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया नहीं है, लेकिन ब्लड इनको वार्म कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ जैसे ब्लड इंटर होता है ब्रोंकाई में, ब्रोंक्यूल्स में, तो ब्लड आहिस्ता आहिस्ता वार्म करता है पूरी हवा को, और हवा आखिर एल्वेलाई में पहुंचकर फिर ही ब्लड में एक्सचेंज होती है, यानी ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है। ठीक है, उसके बाद फंक्शन ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया का फंक्शन क्या होता है? ट्रेकिया इज अ लॉन्ग ट्यूब विथ कार्टिलेजिनस स्प्रिंग लीडिंग एयर टू एंड फ्रॉम द लंग्स। ठीक है, हमने ये देखा, ये ट्रेकिया है, ये कार्टिलेजिनस सी टाइप रिंग होती हैं। एक मिनट, ये ट्रेकिया कार्टिलेजिनस सी टाइप रिंग है, इनका बना हुआ है। ठीक है, इसका काम यही होता है कि यहाँ से ऑक्सीजन आ रही है एयर पैसेजवे से, तो लंग्स की तरफ जाएगी, और जैसे ही ऑक्सीजन बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, तो फिर ये माउथ से या नॉस्ट्रल से वापस निकल जाएगी। और उसके बाद इट कंटेन द larynx with vocal cord and epiglottis which prevent food or drink from entering the trachea during swallowing। ठीक है, अब ये ट्रेकिया के बिल्कुल ऊपर यहाँ लेरिंक्स होता है, और लेरिंक्स के साथ साथ एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस यहाँ ट्रेकिया का प्रिवेंट करती है, मतलब इसके ऊपर आ जाती है। इसके पीछे होता है ग्लोटिस, जो कि खाने के वक्त एपिग्लोटिस इसको क्लोज कर देती है, जैसे फूड ट्रेकिया में इंटर ना हो। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग मैकेनिज्म। वेंटिलेशन, sorry, ventilation is the process of bringing air into the and out of lungs। अब हम जैसे ही हवा लेते हैं, ऑक्सीजन इन होती है एयर पैसेजवे टू लंग्स, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है फ्रॉम लंग्स टू रेस्पिरेटरी मीडियम, तो हम इसे कहते हैं वेंटिलेशन, यानी इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एग्जिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये वेंटिलेशन होती है। अब वेंटिलेशन के 2 टाइप होते हैं, एक होता है इंस्पिरेशन, ठीक है, और दूसरा होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन क्या होता है? इंस्पायरेशन मीन्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और एक्सपायरेशन होता है एग्जिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इंस्पायरेशन में क्या होता है? इंस्पायरेशन इन्वॉल्व कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल्स। हमारे ये जो मसल्स होते हैं, चेस्ट मसल्स, इन्हें हम इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं रिब्स के अंदर। एंड डायाफ्राम, डायाफ्राम मैंने आपको बताया एब्डोमेन और चेस्ट कैविटी को अलग करता है। बस कर लें, ये हमारे लंग्स हो गए। ठीक है, और ठीक है, और यहाँ ये हमारा हो गया डायाफ्राम। ठीक है, डायाफ्राम जो होता है ना, ये एब्डोमेन और चेस्ट कैविटी को अलग करता है। ठीक है, और ये डायाफ्राम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये जैसे ही डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये नीचे की तरफ आ जाता है, और इंटरकॉस्टल मसल थोड़ा बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो फिर क्या होता है, अंदर का जो एरिया होता है ना, ये एरिया लंग्स का बढ़ जाता है। अब जैसे एरिया बढ़ेगा यानी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाता है,
अंदर जैसे ही प्रेशर कम होगा तो बाहर से ऑक्सीजन सीधा थोरेसिक कैविटी के अंदर चली जाती है। तो इंटरकॉस्टल मसल इन द डायफ्राम increasing the thoracic cavity volume and decreasing air pressure, allowing air to rush into the lungs। ठीक है, वॉइस का भी है, वॉल्यूम और प्रेशर दोनों आपस में इनवर्स रिलेशन होता है, ये आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। ठीक है, तो जैसे ही अंदर वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि इंटरकॉस्टल मसल वो भी कांटेक्ट हो रहे हैं, डायाफ्राम कांटेक्ट होकर नीचे आ गया, तो अंदर वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम जैसे बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो बाहर से ऑक्सीजन रश करती है इनसाइड। और एक्सपायरेशन में बिल्कुल इसके उल्टा होता है, रिलैक्स हो जाता है डायाफ्राम अपवर्ड। ठीक है, और जो इंटरकॉस्टल मसल है वो भी रिलैक्स होकर इनवर्ट हो जाते हैं, तो अंदर पूरा जो कॉन्टैक्ट एरिया है वॉल्यूम वो बहुत कम हो जाता है, तो प्रेशर हाई हो जाता है। इसकी एक्सपायरेशन में मसल्स रिलैक्स लीडिंग एयर टू एक्सपल्शन। ठीक है, तो इसके बाद कंक्लूजन, आज हमने क्या पढ़ा? अंडरस्टैंडिंग गैसेस एक्सचेंज इज इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड ओवरऑल हेल्थ। ठीक है, अगर हमें गैसेस एक्सचेंज का पता ही नहीं होगा तो फिर अगर किसी को कुछ बीमारी हो गई जैसे अस्थमा हो गया, तो हमें क्या पता ये किस मतलब ऑर्गन